then object is said to be in motion. So if position of object changes with respect to, ठीक है, if position of object changes with time with respect to some stationary object, तो उसे मोशन में कहा जाएगा ना। अब जरा देखिए रेफरेंस पॉइंट कैसा होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट शुड बी वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब एंड नोन टू आर, मतलब जैसे मोशन स्टडी की जा रही है तो सबको पता होना चाहिए कि ये रेफरेंस पॉइंट है, इसी से हम कर रहे हैं। तो जैसे कभी क्या होता है, कहीं एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो लोग ये कह सकते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से इतने इतने नॉर्थ, इतने साउथ और इतने लेटीट्यूड और इतने लॉन्गिट्यूड पे ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है, जो टॉर्च बियरिंग लेडी है, तो वो सबको मालूम है कहाँ पे है। तो वो वेल नोन है, तभी तो न्यूज़ मीडिया रीडर वैसे पढ़ रहा है कि नहीं। ऐसे तो नहीं कह रहा है कि उड़ती चिड़िया से उतनी दूरी पर एयरप्लेन क्रैश हुआ, ऐसे बोलेगा क्या? तो इस तरीके से इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड नोन टू ऑल। ओके, नोन टू ऑल, known to all. Now, what does it mean by path length? Total distance traveled. Total distance traveled by an object is called path length. मान लीजिए जैसे कोई ऐसे सेमी सर्कुलर पाथवे में पी से क्यू चल रहा है, तो अब वो इस रास्ते पर चल रहा है, तो इस रास्ते पर आप थ्रेड रखो और थ्रेड रखकर नाप लो, उसको सीधा करो तो देखो कितनी लेंथ है। तो जो टोटल डिस्टेंस है, चाहे ऐसे चले पी से क्यू पहुंचा, और मान लीजिए वो ऐसे ऐसे करके चल रहा है, तो बताओ ऊपर की पाथ लेंथ ज़्यादा हुई कि नीचे की? तो फर्स्ट पाथ में जब वो P से Q तक ही गया है, however she or he has opted two different paths, so the total distance, repeat करिए, what is path length? The total distance covered by the object is called path length. So यहाँ पर अगर इसने यहाँ पर 15 मीटर लिया है और यहाँ पे 20 मीटर है, so in first case path length कितनी हो गई? is 15 मीटर। और इन सेकेंड केस क्या हुई बताइए? पाथ लेंथ इज 20 मीटर। इस केस में वो अपनी पोजीशन और जगह बदलता जा रहा है, सो इट हैज़ नो डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन तो नहीं। जब तुम घर से स्कूटी लेके निकली, मार्केट से आइसक्रीम लेके आई, तो क्या तुम किसी सीधे रास्ते पर ही गई थी, सड़क मकान तोड़ते हुए, या कहीं कहीं जहाँ जहाँ रास्ता मिलता गया, मॉब हुई, क्राउड हुआ तो इधर उधर से निकलती चली गई? So whether are you having any fixed direction or not? But you have your odometer was continuously reading, it's in taking reading, so its distance, total distance travels is keep on increasing. आपकी गाड़ी में, स्कूटी में नीचे रहता है कि नहीं कितने किलोमीटर चली है स्कूटी, ऐसे रीडिंग रहती है। तो इसलिए किसी स्कूटी के जो आगे है, यहाँ तो स्पीड होती है कि 0, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से होता है। तो किलोमीटर kmph, किलोमीटर पर आवर है। नीचे यहाँ पे क्या बना होता है? ओडोमीटर। इसमें क्या दिखाया जाता है ओडोमीटर में? कितना किलोमीटर, आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। सो दैट इज 215 ऐसे कुछ दिखाया रहेगा, और एक नंबर है वो लगातार बढ़ता रहता है, वो पॉइंट्स में किलोमीटर दिखाता रहता है। मान लो 6 और 7, ये लगातार आप जब चलोगे तो ये बदलता रहेगा, ये चल रहा है, ठीक है कि नहीं। और ये मेन रीडिंग होती है, इतने किलोमीटर चला, ये उतने पॉइंट उतने मीटर, ठीक है। सो इस तरीके से व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ ए व्हीकल शोज? the magnitude, the reading of दैट how इज much पाथ लेंथ। ओडोमीटर क्या शो करता है? path और स्पीडोमीटर क्या शो करता है? speed, ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल, जो अपने आप चले उसको क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल शोज पाथ लेंथ, कितनी पाथ चली, कितनी बार समझ आ गई? व्हाट डज इट मीन बाय
डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं हुई ना। पाथ लेंथ हैज नो डायरेक्शन, बट इसकी कोई, आप लिख रही है ना सब चीजें, ऐसे बैठिए मत, हर चीज प्रॉपर्ली लिखिए। नहीं तो कभी भी हम टेस्ट लेंगे आप कहेंगे कि मैंने तो लिखा ही नहीं है सर, मैं क्या बताऊं, आपने तो मिटा ही दिया। तो पाथ लेंथ हैज नो डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड ओनली, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बट मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू, ये इसका मैग्नीट्यूड। तो जैसे 4 किलो आलू, तो उसमें मैग्नीट्यूड है। किसी का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, तो 4 मीटर 4 उसका मैग्नीट्यूड है। तो वो एक नंबर, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नंबर, एसोसिएटेड नंबर। उसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं है ना। जैसे अगर आपकी एज 16 ईयर्स है या 15 है, कितनी है, 13 है, तो 13 ईयर्स में कोई किसी डायरेक्शन में है 13 क्या, कि ऊपर या नीचे, ऐसा नहीं है ना। तो इसका मतलब है जो एज है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वेट, इसी चीज़ का वेट डाउनवर्ड है, तो ये तो बहुत वेट है, तो अल्टीमेटली कौन उसे पुल कर रहा है, ग्रेविटी। तो वेट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है। और जबकि एज में, मास में, 4 किलो आलू किसी डायरेक्शन में 4 किलो आलू है, उसमें उतना अमाउंट ऑफ मैटर है। या किसी चीज़ की डेंसिटी है, इट इज़ डेंसर, कॉम्पैक्टनेस, तो वो कितनी डेंसिटी, वो भी कुछ नहीं, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ। सो ये सब कैसी क्वांटिटी हैं, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी। जिसमें डायरेक्शन होती है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एक कोई क्वांटिटी बताओ जिसमें डायरेक्शन होती है। जैसा कि यशिका ने बताया वेट, वो ध्यान से सुनने का कितना इनको फायदा मिला, और नहीं तो बता पाती। तो यशिका ने हम सबको बताया कि वेट डाउनवर्ड लग रहा है, और ऐसे 6 क्वांटिटी बताइए जो स्केलर है। सब लिखने का फायदा, जैसा कि इन्होंने लिखा कि, बोलो आप 6 क्वांटिटीज अभी अभी जो हमने बताई। हाँ, केजी नहीं, मास, किसी चीज का मास, फिजिकल क्वांटिटी बताओ, वो तो उसकी यूनिट है, केजी में बताओगी मास, वो तो डायरेक्ट, हाँ मास, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो, जिसमें सिर्फ नंबर होता हो, जैसे टाइम 4:20, ये कोई डायरेक्शन में है, मास हो गया, टाइम हो गया, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया, पेरीमीटर, एज, सभी कुछ बता दे पहले के पहले। सो इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, सो द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude only is called स्केलर। the physical quantity। बोलिए, बात समझ में आई? इसमें डायरेक्शन ना हो और सिर्फ क्या हो, the physical quantity which has magnitude only is scalar quantity। So in our context, what is scalar quantity, Sakshi? पाथ लेंथ। हमारे संदर्भ में कौन सी राशि अदिश राशि है, पाथ। So in our context, path length is scalar quantity। What are the examples, other examples of scalar quantity? बोलिए, वेट के अलावा, वेट तो डायरेक्शनल क्वांटिटी, वो तो वेक्टर है। जिसमें डायरेक्शन ना हो वो है स्केलर। हाँ, डेंसिटी, और बोलिए, एरिया, और मास, और वॉल्यूम, और समझ में आ गई। सो दीज आर स्केलर क्वांटिटी। मास हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वरना और भी चीज़ें मैंने बताई, पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस है, ये सब में तो कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात ना? अच्छा, सो पाथ लेंथ कैसी क्वांटिटी है, यशिका? सही बता दिया, तो आपने बता दिया। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है?
डायरेक्शन और सही है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई, पाथ लेंथ की डेफिनेशन समझ में आ गई, मोशन की डेफिनेशन, अभी तक 3 डेफिनेशन बताई हैं, तीनों मन में रहे। मोशन की बताई, पाथ लेंथ की बताई, तीसरी किसकी बताई, अब चौथी कौन सी बताने जा रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। सुनो, सो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? the quantity which has direction and magnitude both. वेक्टर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सही बताया आपने। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अगर आप किसी चीज में फोर्स लगा रहे हो तो क्या वो किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं? वो तो अगर कभी भी फोर्स लगेगा तो ये जरूर पूछा जाएगा किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्योंकि फोर्स और फोर्स कट भी सकते हैं और फोर्स जुड़ भी सकते हैं, नहीं होता है कि नहीं? तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? अगर आप किसी चीज पर, मान लीजिए इस पर एक फोर्स लगा तो ये 4 न्यूटन, वैसे एन का मतलब है न्यूटन और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये अगले चैप्टर में आएगा, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज, तो हम पढ़ेंगे। तो पहला बताइए यूनिट क्या हुआ, तो इसका एग्जांपल है फोर्स हुआ, और कुछ बताओ, और एक एग्जांपल वेट, तो वेट हो गई। और जो तीसरी चीज है डिस्प्लेसमेंट, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, यहां पर आप क्या लिखोगे, फोर्स इज 4 न्यूटन टूवर्ड्स राइट। अगर आपने किसी से कह दिया फोर्स इज 4 न्यूटन तो पूरी क्लास आपस में मरमरी करने जाएगी, साक्षी क्या बोल रही है, डायरेक्शन ही नहीं बता रही है। तो वेक्टर क्वांटिटी इसने डायरेक्शन नहीं बताई, समझ आएगी नहीं? तो इसलिए आपको, अगर आपने किसी को बता दिया वेट इज 10 न्यूटन तो फिर मरमरी होगी, डाउनवर्ड नहीं बोलना इसने, समझ आई? तो फोर्स के लिए क्या बोलोगे, इस 4 न्यूटन टूवर्ड्स एनी डायरेक्शन ना। आप देखिए यहाँ तो राइट है कि नहीं, तो ये 4 न्यूटन क्या है, टूवर्ड्स राइट क्या है, ये क्या है, 4 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और वो डायरेक्शन है। सही। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, the physical quantity, the physical quantity which have magnitude and direction both. तो ठीक है, इसके नीचे लिख लो मैग्नीट्यूड और इसके नीचे डायरेक्शन। यशिका, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं किसी 3 वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स? Weight, displacement और force। सही है। सो दीज आर 3 एग्जांपल्स ऑफ, हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि यशिका ने बता दिया है। चलो, नाउ तो आज की क्लास का लिंक आपके पास पहुंच जाएगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब में पहुंच जाएगा। चलो, नाउ डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मान लीजिए ये 15 है, 20 है, लेकिन वास्तव में इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच एक धागा रखो सीधा, तो उसके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्केल रख लो, तो जो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया है टुवर्ड्स राइट किया है लेफ्ट, राइट। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial point and final point is called displacement. The shortest distance between initial
इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट is called displacement. अच्छा, यहाँ पर इन एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट PQ इसे ऐसे दिखाया जाता है, ये वेक्टर है ना, तो इसके ऊपर एरो दिखाया जाता है, समझा? इस ठीक है, इसे आप डिस्प्लेसमेंट PQ नहीं, ये ऊपर और नीचे कहीं ऐसे ही दिखाना है, ये वेक्टर ऐसे नहीं बनेगा, सिर्फ इधर ही बनता है और किसी डायरेक्शन में, ठीक है? सो डिस्प्लेसमेंट PQ इज इक्वल्स टू कितना है 10 मीटर टूवर्ड्स राइट। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि 10 मीटर फ्रॉम P to Q, दोनों ही सही हैं, ओके? चलिए, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब आगे की बात देखो, path length is that path on which object actually moves, but displacement may or may not be the path undertaken or followed by object। वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जरूरी कि आप उसी तरफ सीधे ही चले। एयरक्राफ्ट होते हैं जो सीधे ही चल जाते हैं, हम आप थोड़ी ना सीधे चले, नहीं? सो पाथ लेंथ क्या होती है बताइए? पाथ लेंथ होती है इज द एक्चुअल पाथ, है ना, ऑन विच ऑब्जेक्ट मूव्स। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? May or may not be the actual path, है ना? May or not be the actual path. be the, ठीक है। In case object moves in a straight line path in one direction, तब क्या होगा? In case, देख लो, एग्री करती हो या नहीं? अब बदलना चाहो तो बदल भी सकती हो। वो कह रही है इन केस ऑब्जेक्ट मूव्स इन वन डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन पाथ, तो ये कह रही है डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ इज सेम। एग्री करती हो? अभी भी बदल सकती हो। ये एग्री नहीं कर रही है, कह रही हम नहीं कर रहे। जब क्यों नहीं कर रही है, क्या रीजन है? ये कह रही नहीं डिस्प्लेसमेंट और पाथ, अगर वो इधर ही मूव कर रहा है तो कह रही हम नहीं एग्री कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक डांसिंग साक्षी है और एक एकेडमिक साक्षी है, और जबकि ये दूसरी क्या है, मान लीजिए कि यशिका एकेडमिक यशिका है या सौम्या एकेडमिक, ठीक है कि नहीं? तो अब आपके पास दो एस्पेक्ट है। मैं अगर यशिका की ये पढ़ाई करती है, डांस कभी नहीं की, तो मैं ये कहूँगा कि यशिका इज एज फार एज एकेडमिक साक्षी, क्योंकि अगर मैं साक्षी कह दूं तो इसका मतलब है कि मैं इनके डांस की तुलना भी तुम्हारे डांस से कर रहा हूँ, लेकिन इनके पास डांसिंग एस्पेक्ट है ही नहीं। तो पाथ लेंथ में क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे आपने तुलना कर दी दोनों की? आपको ये फर्ज नहीं बनता था कि ये कहती कि इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन देन पाथ लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसके उस एस्पेक्ट से तुलना करो ना, उसके पास 10 एस्पेक्ट है, वो 10 मुखी रावण है, तो तुम उसके इसके किस गुण से उसकी तुलना कर रहे हो बताना जरूरी नहीं है, सब गुण तो नहीं मिलेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? तो अब इस सेंटेंस को फिर से रिपीट करो जो इन्होंने अभी अमेंड करके बताया। भाई ये क्यों नहीं अग्री कर रहे हैं? कुछ तो रीजन था, आप बोलिए। इफ object moves in one direction in straight line पर linear motion, ठीक है? Then अब बोलिए length is equal to
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में एक दिशा में चलती है तो उस वस्तु के द्वारा कुल चली हुई दूरी उसके विस्थापन के परिमाण के समान होगा। समझ में आई बात? दैट इज it is equal to magnitude of displacement. It is okay. Now we will differentiate between displacement and path length. So could you repeat the same whatever is written at last? भाई शर्माने से काम नहीं चलेगा, बताना होगा। बोलो, तुरंत बता। गलती करोगी तो हम है ना। 4 बार बोलो, 4 बार। जब तक सुधार नहीं देंगे तब तक बुलवाएंगे। अब चुप रहोगी तो दूसरे हैं बोलने के लिए। बोलो। हाँ हाँ ऑब्जेक्ट हाँ मूव इन लीनियर डायरेक्शन, देन पाथ लेंथ किसके इक्वल है? पाथ लेंथ। पाथ लेंथ भी 10 है। ये बताना है आपको। जब भी पूछा जाए बताओ, हम तब तक बुलवाएंगे जब तक सही नहीं बोल दो। समझ में आई बात कि नहीं? अब देखो, चलिए So, 5 definition हो चुकी है पर। अब डिफरेंसेस देखो। पाथ लेंथ and displacement. It is total distance traveled by an object. It is shortest distance between initial and final point. अच्छा, पाथ लेंथ क्या होती है ये देख लो कि अगर ऑब्जेक्ट P से Q गया तो अगर ऑब्जेक्ट राइट जाए तो उससे प्लस लिया जाए और लेफ्ट जाए तो मान लीजिए ये 10 मीटर गया तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो PQ है उसे क्या लिखा जाए? प्लस 10 मीटर। और अगर उधर जाता तो माइनस ना लिख देते, तो ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जबकि पाथ लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है, उसमें तो कुछ निगेटिव होता नहीं। जो आपका ऑडोमीटर दिखा रहा है माइनस भी दिखाता है क्या? सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जबकि इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चलिए। इट इज स्केलर क्वांटिटी। हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ नंबर होता है इसमें। जबकि ये क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी हैविंग magnitude and direction both. It is actual path followed by object. बोलो बात सही है? It is actual path followed by या traveled by object। और जबकि ये क्या है? It may or may not be actual path traveled by object। सौम्य अगला पॉइंट बताओ। Path length is always greater. Path length is greater or equal to the magnitude of displacement. ऐसा ही बताने की सहमत है?
देखो जो ये बताएं हम लिख देते हैं, बाद में बताइए सर। ये कह रही है पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोलो साक्षी। ये कह रही हैं कि पाथ लेंथ या तो ग्रेटर होगी और या इक्वल भी हो सकती है अगर सीधा चले मैग्नीट्यूड से। इसकी हिम्मत नहीं है कि उसके डायरेक्शन से तब कंपेयर कर ले। इसके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड से कंपेयर करेगा तो फिर इसके काउंटर में पॉइंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ। अब इसे अमेंड करिए, मतलब सर जो इन्होंने बोला उसमें सुधार करके बताइए कहाँ गलती कर दी। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज Correct. स्मॉलर एंड उसके पास दो एस्पेक्ट हैं। आप बार बार अपनी तुलना सौम्य से क्यों कहती हैं? बोलिए एकेडमिक साक्षी। वो बात समझ आई? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या तो बराबर होगा पाथ लेंथ या छोटा होगा। रिपीट करो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर और इक्वल टू रिपीट करो। The magnitude of displacement is smaller or equal to path length. सही। Path length. हाँ. The magnitude of displacement is smaller than or equal to path length. If object travels, अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो क्या उसकी पाथ लेंथ कभी जीरो होगी? नो सर उसकी तो पाथ हो जाएगी ना, धागा तो बढ़ गया ना आगे। सो इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स then its path length is never zero. Path length is never zero. अब तो इसकी पाथ लेंथ जीरो नहीं है। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट चले और यहाँ चल के यहीं आ जाए तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? यही चले यही है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर गए। तो बोलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इनिशियल और फाइनल? जीरो। घर से निकली, बाहर गई, आइसक्रीम खा के घर में आ गई, मम्मी हम तो कहीं गए ही नहीं थे, तो फिर क्या हुआ? पाथ डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ कि नहीं? सो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, सेंटेंस बताओ क्या बोला अभी? If object travels, हाँ। then its बोलो। path length is never zero. पाथ लेंथ काम तो डिस्प्लेसमेंट बोलो। if object travels and its final point and initial points coincides with each other, the displacement is zero. रिपीट करो। Displacement वाला हाँ, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, रिपीट करो। if object travels and its initial and final point जहाँ से चला वहीं आ गया, फाइनल भी पी ही हो गया। हाँ, देन कोइंसाइड्स, कोइंसाइड, उसी में एक ही बिंदु पर दोनों संकेंद्रित हों। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, सर बोल रहे से समझ में नहीं आया। तो समझ में आएगा ना। ट्रेवल्स एंड इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड्स, तो क्या होगा बताइए? देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। कहाँ से फिर से बताएं? बोलो। ये सीखा, यहाँ से कहोगे फिर से बताएं। ये वाला समझ यही समझ में ना। मान लो जैसे एक किसान है, वो ऐसे चला खेत में, उसका खेत 10 मीटर का है, तो वो पहले ए से चला, बी गया, फिर सी गया फार्मर, और फिर से ए पे आ गया। तो बताइए अगर वो ए से चल के, ए ही स्टार्टिंग पॉइंट है और ए ही उसका एंडिंग पॉइंट है, तो बताओ ये ए से चल के ए पे आ गया तो कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से? समझ आया? इफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज सेम एज फाइनल पॉइंट, कोइंसाइड ना लिखो, इट्स इनिशियल पॉइंट इज सेम एज
फाइनल पॉइंट वहीं पहुंच गया, तो कितना डिस्प्लेस हुआ? कुछ नहीं। बोलो समझ आएगी आगे बात? ठीक है। So these are the 6 differences between path length and okay. चलो अब देखो आपका काम क्या है? मोशन को डिफाइन करना है, पाथ लेंथ को डिफाइन करना है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है, स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करना है और सर वेक्टर पाथ लेंथ का पूरा वो लिखना है जिसमें सिर्फ एक लाइन, अच्छा एक लाइन से ज़्यादा नहीं। ठीक है। दूसरा डिफरेंशिएट बिटवीन पाथ लेंथ एंड इतना तो Displace- क्वेश्चन लिख कर लो, आंसर के पहले वापस से क्वेश्चन लिखना है, तो मैं वैसे लिख दूंगा। give 3 examples of for scalar quantity and 3 example for vector ये तो तुझे याद आ रहा था 5 मिनट लिख के ना, quantity। और एक देखते हैं वेट हाँ मास ठीक है। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी इन हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड वे है डायरेक्शन ठीक है। और इसमें एक आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो कोई आधा जगह उधर देखते हैं वेक्टर डिस्प्लेसमेंट स्केलर पाथ एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए है ना, है ना। एक हो गया वेट और एक यहाँ पे जल्दी याद देखिए तो यहाँ पे देखो ठीक है। और क्या हो गया डिफरेंशिएट, ये पूरा याद रखो। बाकी तो तू कर लेगी। मोशन पाथ लेंथ लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तब तक तू ये याद कर। वो प्लस वी ई का मतलब पॉजिटिव और माइनस वी ई का मतलब नेगेटिव। तो ये टेबल याद कर लेना। डिस्प्लेसमेंट है चलेगा ना। स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट की जगह स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हाँ लिख सकते हो। सो अब जरा देखो कि आपकी बुक में फिगर 8.1 है, ये ओरिजिन है। दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, -10
-20, -30, -40 और -50। तो कोई ऑब्जेक्ट 10 से चलता है और 50 तक जाकर वो 30 पे आ जाता है। ए से चला और बी पे गया और फिर सी पे आ गया। यहाँ पे आप खड़े हो। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर ऑल द मोशंस आर ऑब्जर्व्ड। ओरिजिन है, डिफरेंस पॉइंट है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चल के सी पे गया है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू सी, देन पाथ लेंथ, यशिका सबसे पहले आप बताओ, देन पाथ लेंथ क्या हुई ये मीटर में? क्या होगी कितना हुआ? ए से सी तक जाने में धागा रख के नाप लो और मुझे बता दो कुल कितना हुआ। कुछ भी बोलो, यहाँ कोई ज्यादा बच्चे नहीं है, आपको मैं सिखाऊंगा। यू गिव मी प्लेटफॉर्म, आई विल मेक यू टू लर्न। 30। चलो आप बताओ। 60 चेक करो। 10 चला, 10 से 20 10 हुआ। 20, 30, 40, 50, 60। तो आपने सही बताया। कितनी हो गई बात में? अच्छा, एक और चांस आपको मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट AC। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा जाएगा? AC भी लिखा जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है? फाइनल पॉइंट। और इनिशियल पहले फिर फाइनल पॉइंट। चलो बोलो साक्षी। हमें ऐसे प्लस या -20 या कुछ बोलना पड़ेगा, या फिर A to C या टूवर्ड्स साइड। +20 बोल दिया तो अपने आप में सफिशिएंट, क्योंकि इस ओरिजिन से इधर गई तो और इधर गई तो माइनस। तो आपने क्या कहा? +20 मीटर, या आप क्या कहती हैं? 20 मीटर्स टूवर्ड्स, या क्या कहते हैं? 20 मीटर फ्रॉम A to C। 20 मीटर फ्रॉम A to C। लेकिन सौम्या के पास एक और आइडिया। सौम्या कहती भाई हम तो ऐसे नहीं कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट AC चाहिए तो इसका मतलब है फाइनल पोजीशन और माइनस इनिशियल पोजीशन। ये ऐसे करती हैं। कहती हम तो ओरिजिन से डिस्टेंस नापते हैं। तो क्या लिखा इन्होंने? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। जरा चेक करो OC कितना है? प्लस में कि माइनस में? प्लस माइनस इनिशियल। रीडिंग बताओ। 70 O से C की रीडिंग बताइए ना। +7 +30 हुई। अच्छा +30 मीटर। OA की रीडिंग बताओ। +10। तो कितना हुआ? +30 में से +10 गया। सही हुआ कि नहीं? बोलो आसान तरीका है। अगर आसान तरीका है तो एक चीज यहाँ गई और फिर यहाँ आ गई। ठीक है, ये P से Q गई और R आ गई। तो ऐसी स्थिति में यशिका आप मुझे बताएंगी इसकी पाथ लेंथ क्या है? बताइए। बोलिए पाथ लेंथ। थोड़ा तेज बोलो। -40। ओके सौम्या। सर 40 ओके, क्योंकि पाथ लेंथ में कोई मैग्नीट्यूड तो होता नहीं, धागा रख के नाप लिया और न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी। चलो चेक करेंगे। 40 बता 10, 20, 30, 40। चलो तो 40 मीटर हो गई। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक पहला चांस यशिका को मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या लिखें यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट सौम्या बोलो। -20 यहाँ क्या लिखूं? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P to R।
दैट इज पी आर वेक्टर। इसे क्या बोला जाएगा? PR वेक्टर। इज इक्वल टू क्या लिखूं, फार्मूला बताओ। अब साक्षी इनिशियल OR minus OP। वो वाली बहुत अच्छा बताएं, इन्होंने भी यही अभी बोला, फाइनल माइनस तो वो इन्होंने भी बोला, दोनों का एक ही जैसा ही है। अब वैल्यू बताओ। सर क्यों जरूरी है मैंने उस फॉर्मूले से ना करके? तुमको, तुम्हारे पास 10 रुपए थे, 10 रुपए पापा ने और दे दिए, तो तुम्हारा अभी चेंज इन मनी क्या हुआ? बोलो, फाइनल मनी माइनस इनिशियल मनी करोगी कि इनिशियल माइनस फाइनल? फाइनल। तभी तो 10 की बढ़त होगी, और नहीं तो अगर 10 माइनस 20 कर दोगी तो 10 की घटत हो जाएगी। हमेशा कभी भी आपको क्या करना है, जो चेंज निकालना है वो हमेशा क्या करना है? नहीं सर, मतलब मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकती हूँ -20 मीटर। वो तो लिख ही सकती हो, बट हमेशा डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला है जिसे हमें आगे यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ में कई जगह के डिस्प्लेसमेंट, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, फिर कहाँ, तो हम ये देखेंगे कहाँ गया। दिल्ली से चला, अब फाइनली जोधपुर आया, हमें क्या लेना देना? कलकत्ता गया, हावड़ा गया, मद्रास, हमें क्या लेना देना? कहाँ से गया, कहाँ आया? तो फाइनल, अब मैं खड़ा हूँ जयपुर में, तो फाइनल माइनस इनिशियल, हमें क्या लेना देना वो क्यों पे गया? हम कौन होते हैं पता करने वाले? तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज फार्मूला? OR That is फाइनल पोजीशन माइनस, माइनस इनिशियल पोजीशन। चलो वैल्यू बताओ। -20 OR की आपने क्या, आप रीडिंग ही ठीक नहीं बता रही, OR ही नहीं बता रही, OR बताओ। O से R की डिस्टेंस -60 माइनस, 60। चल ना, अभी मुझे मालूम नहीं है, O से R माइनस, सही सही, मतलब सही चीज को तो सही कहेंगे ही ना, सही बता रही है तो अप्रिशिएशन है उसके लिए। अब OP क्या बताया? मैं हाँ, O से P देख लो, -20। क्योंकि लेफ्ट है तो निगेटिव बोलो, तो -20 मीटर। अब इसको क्या लिखोगी? और ये +20 मीटर हुआ, तो दिस इज -20 मीटर हो गया कि नहीं? यानी ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर वो P से आ गया तो बाएं गया कि दाएं गया? लेफ्ट गया कि राइट? लेफ्ट। लेफ्ट गया कि नहीं? सो क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 20 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। कितनी बार समझाई? सर ये केस 1 हुआ जिसमें पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट है। ये कौन सा केस हुआ? 2, जिसमें पाथ लेंथ है, केस 1 बताया, और ये केस कौन सा केस है? सेकंड। अब जरा देखो, सर एक ऑब्जेक्ट P से ये यहाँ गया और साथ में A भी आ गया, ये अपने मन से करना है, सब चीजें तो हम नहीं बता सकते, तो इसलिए D से चला और कहाँ गया? E, और फिर कहाँ आ गया? F। तो थर्ड केस कौन सा है? तीनों केस अभी पर्ची दी जाएगी, पेपर, तीनों केस कर लो, सही सही कर लो, इनाम पाओ। सो इफ ऑब्जेक्ट हैज मूव, बहुत सारे केस नहीं लिख रहे हैं, बस एक फार्मूला लिखो, ऐसे बना, यहाँ लिखो ऐसे, समझ आई बात? ऑब्जेक्ट हैज डिस्प्लेस्ड 20 मीटर टुवर्ड्स राइट, क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट इज, सर प्लस लगाया तो फिर टुवर्ड राइट लिखना था। कुछ नहीं लिखना, फिर ऐसे ही करेगा, डिस्प्लेस्ड बाय 20 मीटर टुवर्ड्स राइट। अब तीसरी चीज है, हैज मूव्ड फ्रॉम D टू F वाया, किस रूट से गया? D टू F गया, लेकिन वाया किससे गया? जैसे तुम यहाँ से जोधपुर जाओ, वाया अजमेर जाओ, समझ आई? तो फाइंड पाथ लेंथ, क्या क्या पता करोगी? एंड अब एक बार देख लो, 2 पता है तो तीसरा पता कर ही लोगी, ये तीनों करने सर हैं। मतलब D जो पॉइंट है उसकी वैल्यू मतलब D -20 पे है ना? D -20 पे है, अच्छा। तो और वो F है 10 पे है,
अब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके निकाल लेना डिस्प्लेसमेंट। और पाथ लेंथ में सब जोड़ना। बोलो ये सीखा, समझ में आई बात कि नहीं? कुछ कुछ बोलो, कुछ कुछ तो आ रही होगी कि नहीं आ रही है? चलो नहीं आनी चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको कई क्वेश्चन है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में पॉइंट करना है। सेकंड केस कौन सा है? ऑब्जेक्ट एज मूव फ्रॉम P to R वाया, बोलो सही है? फ्रॉम दोनों में डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों निकालते हैं। हाँ, फाइंड पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर भी क्या करना है? फाइंड पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए डायग्राम दिया है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इसको जरा सा उंगली से कर दें, थोड़ा सा ऊपर से घुमा देंगे, सर घूमने लगेगा। नीचे का देख देख जाएगा। हाँ, पता नहीं, कुछ होगा साइंस। सर कैसे होता है? ये सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड मतलब लॉन्ग लॉन्ग कॉपर ट्यूब नीचे लगा दी गई है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये घूमने लगा है। ये रिंग टाइप का कुछ तो है ये नीचे। हाँ, उसके बेस पे या बेस पे। मुझे लगा अर्थ के नीचे। अभी 10th में आओगे तो पढ़ाएंगे। जा ही नहीं रहा है। 10th में इसी का एक्सपेरिमेंट है, ओह, क्या है इससे? मैग्नेटिक लेविटेशन। वही अच्छा, हाँ। लेविटेटिंग। लेविटेटिंग ट्रेन होती है कि नहीं, हवा में चलती है, ये चीज़ तो है। चलो है ना, कर रहे हैं। अब देखो, एक नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एज 100, फर्स्ट क्वेश्चन, an object has moved through a distance and it has zero displacement। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस चला है तो क्या उसमें जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा? बताओ। Yes, sir. कब होगा? Sir, when its final and initial point coincide with each other. If its final and initial point एक ही जगह लाई कर जाए ना, लाई एट सेम पॉइंट। अगर ना कोइंसाइड समझ में आए तो क्या लिखोगे? लाई एट सेम पॉइंट। Sir, meet भी लिख सकते हैं। हाँ, यही जगह लिखो। Then its displacement is zero। कह रहा कोई एग्जांपल देके समझाओ। If a ball is thrown vertically upward and it falls back at same point, then displacement is zero। If ball is thrown vertically सर जैसे कि अगर एक ट्रेन Upward जोधपुर से दिल्ली गई और दिल्ली से वापस जोधपुर आ तो गई, displacement zero है। And it falls back at same point, then
If a person moves in a circular path and completes one round, जहाँ से चला वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? Zero. So if a person moves in circular path and comes back, completes one round. तुम लिखती नहीं हो, देखो साक्षी लिख रही है, सौम्या तो एक बार लिख चुकी है, अभी तो नहीं कर पाती हो। अब जरा देखो सेकंड क्वेश्चन, A farmer moves along a boundary of a square field. एक फार्मर चला और उसकी कैसी फील्ड है? Square. A B C D और उसकी हर साइड 10 मीटर की है, बुक में लिखा है, पढ़िए। या तो हर साइड कितनी है? 10 meter. 10 मीटर। सो मूव्स अलोंग ए स्क्वायर फीट, वो कितनी देर में पूरा कर लेता है पूरा एक फील्ड का चक्कर? 40 सेकंड। पढ़ो। सो ए फार्मर मूव्स अलोंग, ये लो, मूव्स अलोंग, ठीक है, तो वो ए से चलता है एंड कंप्लीट्स वन राउंड। ही कंप्लीट्स वन राउंड कितनी देर में? In 40 seconds. इन 40 सेकंड में। 40 सेकंड में कंप्लीट करा। वन राउंड में कितना पेरीमीटर चला होगा? 40 meter. That is perimeter is equals to 4a, तो 40 मीटर चला, ठीक है कि नहीं? तो 40 मीटर, सो ही कवर्स 40 मीटर इन 40 सेकंड कर देता कि नहीं? 40 सेकंड में कंप्लीट कर देता। सो ही कवर्स 40 मीटर इन 40 सेकंड। नाउ after 2 minutes 20 seconds, what is his displacement? If he starts from a, then after 2 minutes 20 seconds, तो 2 minutes 20 seconds है, हमें पता करना पड़ेगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड ये पता करना। फाइंड ना भी लिखो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, से पूछा गया है कि नहीं ना? अच्छा, ये बताइए कि 2 मिनट 20 सेकंड कितना होता है? अगर वो 80 सेकंड चला होता यशिका, तो कितने राउंड कंप्लीट किए होते? 80 seconds चला था। 40 seconds में एक राउंड, तो 80 seconds में तो यही क्वेश्चन के साथ रही है ना। दो round. 120 सेकंड चला होता तो कितने राउंड? 3 rounds. ठीक है, ये कैसे आ रहा है? तो नंबर ऑफ राउंड्स आप कैसे निकाल रहे हो? दैट इज टोटल टाइम। जैसे मैं 80 बताता हूँ तो 80 ऊपर लिख देते हो टोटल टाइम, और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, तभी तो 2 राउंड हुए, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। तो बताओ टोटल टाइम कितना है? Total time to complete one round. नहीं, टोटल टाइम 140 seconds. और एक राउंड में लिया गया समय 40 seconds. 40 सेकंड पर राउंड ना। तो जो चीज पर राउंड है वो राउंड ऊपर चला जाएगा, सेकंड सेकंड कट जाएगा, है कि नहीं? 40 सेकंड्स ऐसे में लिखना चाहो तो पर राउंड है कि नहीं? पर राउंड ऊपर चला जाएगा ना।
और सेकंड कट गया। अब इस 0 से इसको काटो, 2 से कट करो तो 7/2 आया। तो 7/2 राउंड ये कितना होता है? 3.5 राउंड्स हुआ। बोलो 140 सेकंड, क्योंकि इन्होंने बता ही दिया 120 सेकंड में 3 राउंड्स। तो अगले 20 सेकंड में अगर वो ए से चला है, देखो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, हाफ चक्कर, 3.5 हुआ। सो आफ्टर 3.5 rounds he will be at C. If farmer starts from A, then after 3.5 rounds he will be at C पे होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी क्या? ये हुआ क्या डिस्प्लेसमेंट? AC। तो डिस्प्लेसमेंट AC इज इक्वल टू AC। ये हमें निकालना है। अच्छा ये देखो, वो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ा आपने? उसने कहा हमें डायरेक्शन मत बताना, बस मैग्नीट्यूड बताओ। पढ़ लो क्वेश्चन। तो बताओ AC स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर, जबकि इसका ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। AB स्क्वायर प्लस क्या ये 10 स्क्वायर है? और क्या ये 10 स्क्वायर है? तो 100 प्लस 100 कितना हुआ? 200 हुआ। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो AC कितना आएगा? ये है। जहाँ ना समझ में आए पूछ लो, कोई भी चीज़ ना समझ में आए किसी स्टेप। आपका तो सर ये नहीं है, नहीं आया। कहाँ तक आया? ये AC में क्यों यूज करते पाइथन? है पाइथागोरस क्यों यूज करते? कभी भी अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये राइट एंगल है, और मान लीजिए ये है 3 और ये है 4, तो ये लेंथ कभी निकालती हो? ऐसा कभी किया है किसी छोटे को? हैं? बोलो। A to C डायरेक्ट निकालते। मतलब x स्क्वायर कैसे निकालती हो? क्या 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके? सर रट लो ना हाइपोटेन्यूज का। तो 3 स्क्वायर 9 होता है और ये 16 होता है, तो 25। तो x क्या होता है? √25। तो 5 यूनिट्स होता है कि नहीं? ऐसा किया कभी? तो ये भी तो एक पाइथागोरस थ्योरम है, तो हम इसके लिए लगा सकते हैं। तो मैंने लगाई AC यानी डायगोनल हाइपोटेनियस क्या हुआ? दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ये ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, तो अब इनका स्क्वायर क्या? 10 का 100 200 आया, रूट आया। यहाँ तक समझ आएगा? चलो अब 200 का रूट क्या लिखोगे? क्या इसे रूट के अंदर 2 लिख सकती हो, इंटू 10 लिख सकती हो, और इंटू 10 अगर कोई चीज़ रूट में जोड़े में होती तो क्या होती है? बाहर आ जाती है। तो 10√2 कितने मीटर हो गया? तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर इज 10√2 मीटर। बोलो बात सही है? फ्रॉम A to C। अगर डायरेक्शन लिखनी होती तो लिख देते। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर इज A to C by 10√2 मीटर। की बात सही है? जरा देखिए, बुक आप लोगों के पास सही है? यही क्वेश्चन करो छुट्टी। पूछना पूछ लो।